Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे और अगर नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। खैर हम लोग जो है वो एक सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, एज़ यू ऑल नो दैट कि हम MCQ सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और इस MCQ सीरीज़ का आज का हमारा है 5th लेक्चर नंबर 5। और इससे पहले जो 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, 4 लेक्चर्स जो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने 4 डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया, जिसमें नंबर 1 लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन के MCQs को डिस्कस किया, नंबर 2 पे हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी के MCQs को डिस्कस किया, नंबर 3 पे हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया और लास्ट वीडियो मेरी उसमें हम लोगों ने वेव्स के MCQs को डिस्कस किया। और आज की वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब जो आज हम MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं जिस चैप्टर के या जिस टॉपिक के, वो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंक्लूड है इस PMC या MDCAT के जो कंटेंट लिस्ट आपको दी गई थी, इसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर का, ये वाला टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि हम इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ आज की वीडियो के अंदर सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के MCQs को डिस्कस करेंगे। इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या हीट इंजन्स वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट MCQ से। ये रहे हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मतलब याद करने की वाली चीज़ें हैं कि इसको आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, 4 इक्वेशंस गिवन है आपको ऑप्शंस में, इनमें से आपको करेक्ट चूज करनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की करेक्ट इक्वेशन इन 4 में से कौन सी है। तो भाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ऐसे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसका एक और तरीका होता है लिखने का, थर्मोडायनेमिक्स में जो एक्चुअली वर्क डन होता है वो बराबर होता है P डेल्टा V के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं जिसको हम कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और अगर आप देखें ऑप्शंस के अंदर आपको D नजर आ रहा होगा, डेरिवेटिव ऑफ Q, देन D U, देन P D और साथ में V आ रहा है। तो डेल्टा लिखा होता है समटाइम्स और इस डेल्टा की जगह पे कभी कभी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा होता है। सो DQ इज इक्वल टू डेल्टा की जगह पे D U प्लस P प्रेशर कांस्टेंट एंड देन D डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U। डेल्टा Q जो है वो हीट एनर्जी होती है, डेल्टा U का मतलब इंटरनल एनर्जी होती है और डेल्टा W का मतलब जो सिस्टम पर वर्क होता है या जो सिस्टम वर्क कर रहा होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन A। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। याद रखिएगा, गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है गैस के टेम्परेचर पर। इस बात को याद कर लें आप, टेम्परेचर को बढ़ाने से गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर के कम होने से इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी गैस की जो डिपेंड करती है वो किस फैक्टर पर, टेम्परेचर ऑफ द गैस पर, ना वॉल्यूम पर करती है, ना डेंसिटी पर करती है, किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन MCQ लिखा हुआ है, इस सेकंड MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट एज इट एक्सपेंड्स। अच्छा देखो, हमारे पास जो गैस होता है ना, एक बात ध्यान में बिठा लो, जब गैस एक्सपेंड होती है तो उस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब गैस कंप्रेस होती है तो उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन अगर गैस एक्सपेंड हो रही हो या गैस कंप्रेस हो रही हो, इन दोनों सूरतों में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो याद रखिएगा आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अलावा कोई सा भी प्रोसेस हो, हमेशा गैस के एक्सपेंड होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है और गैस के कंप्रेस होने से हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन इसने मेंशन किया कि वो एक्सपेंड तो हो रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज इट एक्सपेंड्स, वो एक्सपेंड तो हो रही है लेकिन उसके बावजूद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जिस प्रोसेस की बात कर रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आगे पढ़ते हैं, द गैस डज एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें और अगर गैस एक्सपेंड हो रही हो तो इस दौरान जो गैस की इंटरनल एनर्जी की होगी वो क्या होगी। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज सॉरी, सी में लिखा हुआ है रिमेन्स कांस्टेंट और डी में लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड ही टेम्परेचर पर करती है है ना। टेम्परेचर बढ़ाओ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर ही चेंज ना हो, टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो
तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब भले से गैस एक्सपेंड हो या भले गैस कंप्रेस हो, याद रखिएगा अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, सॉरी सेकंड एमसीक्यू में लिखा हुआ है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ, मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ की स्टेटमेंट है। तो हम एक बात पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी कंजर्व रहती है। हम इस लॉ को यहां पर अप्लाई करते हैं, मतलब यहां पर ये लॉ वैलिड होता है। तो भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट्स, और आपको पता है दो स्टेट्स गिवन है। एक काम करता हूँ यहाँ पर स्टेट्स लिख देता हूँ, पढ़ने की क्या जरूरत है। दोनों स्टेट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है? सबसे पहली स्टेट में लिखा हुआ है कि फ्रॉम P1 V2, इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूँ मैं यहाँ पर नीचे। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 1 गिवन आपको PV2 P1 V to 2 P1 और साथ में V। और सेकेंड स्टेट जो आपको गिवन है, सेकेंड स्टेट में आपको गिवन है P, V to P, 2V, ऐसा है। सो P1V to 2P1V, और दूसरी स्टेट में लिखा हुआ है PV to P2V। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो, इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है देन द वर्क डन इन द टू केसेस। आप इन दोनों केसेस में बताएं कि सिस्टम ने क्या वर्क डन किया, मतलब वर्क डन कितना है दोनों केसेस में। एक केस अलग है, ये केस अलग है और ये केस अलग है, इसका मतलब आपके दो आंसर्स आने हैं। और अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो हर ऑप्शन के अंदर आपको दो आंसर्स गिवन है, 0 0 0 P1V या P1V 0, ऐसे करके आपको ऑप्शंस गिवन है, दो आंसर्स हैं। तो भाई पहला आंसर जो होगा वो इसके लिए होगा और दूसरा आंसर जो है वो इसके लिए होगा। अब देखें, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन पर गौर करूं तो P1V to P2P1, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है। पहले इसका प्रेशर था P1, बाद में इसका प्रेशर जो हो गया वो 2P1 हो गया, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अगर वॉल्यूम पर गौर करें तो इसका वॉल्यूम पहले भी V था और बाद में भी क्या है? V। याद रखिएगा सिस्टम के वर्क डन का हमें पता किससे चलता है? वॉल्यूम के चेंज होने से। अगर तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है। अगर सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, पहले भी V था बाद में भी V रहा, पहले V1 था बाद में भी V1 रहा, तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ, ना तो बाय द सिस्टम ना तो ऑन द सिस्टम। याद रखिएगा। तो इस फर्स्ट केस के अंदर क्योंकि भले भले प्रेशर चेंज हो जाए, भले इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए, भले टेम्परेचर चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वर्क डन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क डन का हमें पता ही वॉल्यूम के चेंज होने से चलता है। तो अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहले भी V था बाद में भी V है, तो इसका मतलब यहां का जो वर्क डन होगा, यहां का जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब हमारा पहला जो ऑप्शन होगा, पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0। अब सेकंड को चेक करते हैं। ये देखो भाई प्रेशर P से P रहा, भले प्रेशर कांस्टेंट रहे, आप ये नोट करें कि वॉल्यूम V से 2V हो गया। इस बार यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो यहां पर वर्क डन होगा। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो वर्क डन होता है एक्चुअली वो क्या होता है? P डेल्टा V। और यहां पर जब आप डेल्टा निकालेंगे 2V से माइनस करेंगे V को, तो मैं इसका वर्क डन नीचे लिख देता हूं। इसका जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? P, जब आप 2V से माइनस करेंगे V तो ये बन जाएगा P कॉमा और साथ में V, लाइक दिस PV1। इसको V1 कर दें या V रहने दें, इनिशियल को आप V से भी रिप्रेजेंट करते हो, V1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? जिसमें फर्स्ट में 0 लिखा हो और सेकंड यानी कि कॉमा लगाने के बाद क्या लिखा हुआ हो? PV1। और इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा वो नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 0 यानी कि पहले वाले स्टेट के अंदर कोई वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, 0 वर्क डन। और इसमें क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ तो 2V में से आप V सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P प्रेशर रहेगा, PV1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ये आ जाएगा हमारे पास 0 और PV1। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम B 35 जूल्स एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम B -15 जूल्स। आपको दो चीजें गिवन है, एक आपको अमाउंट ऑफ हीट 35 जूल्स गिवन है और जो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, लेकिन वो गिवन क्या है? -15 जूल्स। आपको ये दो गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ चेंज इन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है कि आप अमाउंट ऑफ हीट में से सब्ट्रैक्ट कर दें डेल्टा डब्ल्यू को, या अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है जो सबसे पहले हमने लिखी थी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा ना, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है। डेल्टा क्यू आपको गिवन है कितना 35 जूल्स, इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा डब्ल्यू आपको गिवन है -15, तो ये पॉजिटिव हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -15, या -15 है वहाँ जाके ऐड होगा, तो भाई 35 में जब आप प्लस करेंगे 15 को तो आ गया हमारा आंसर 50 जूल्स। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है आपका 50 जूल्स। भाई देखो आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे 50 के, एक पॉजिटिव नजर आ रहा होगा और एक नेगेटिव, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन ए नहीं होगा, उसमें -50 लिखा हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी जो पॉजिटिव 50 जूल्स आ रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट, मतलब ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम वो कितनी कर रहा है 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट, एंड एट द सेम टाइम डज 500 जूल्स ऑफ वर्क, मतलब आपको वर्क गिवन है और आपको अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, लेकिन आप अगर ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शंस के अंदर भी आपको जो है एक्चुअली जो ऑप्शंस गिवन है वो जूल्स में गिवन है, SI यूनिट में गिवन है। तो आपने सबसे पहले तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट आपको किलो कैलोरी में गिवन है ना, इसको कन्वर्ट करना है जूल्स के अंदर, फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन है एक्चुअली 2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी, ऐसा है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये देखिएगा, सबसे पहले 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल्स के, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे आपने याद किया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, जैसे आपने याद किया हुआ है कि 1000 किलोमीटर के अंदर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है कि 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल्स होते हैं, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। अब अगर मैं इसको कर दूं 1 किलो कैलोरी, किलो का मतलब क्या हो जाएगा 1000, तो इस वैल्यू को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 4200 जूल्स। ये सिर्फ 1 कैलोरी है, ये 1000 कैलोरीज है, तो 1000 कैलोरी किसके बराबर होता है 4200 जूल्स के। और अगर इसको मैं कर दूं 2 किलो कैलोरी, तो 2 किलो कैलोरी का मतलब हो जाएगा ये जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मैं 4200 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 8400 जूल्स। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट आपको एक्चुअली जो गिवन है वो ये गिवन है, जो सिस्टम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो एक्चुअली कैलोरीज में तो 2 किलो कैलोरीज कर रहा है, लेकिन वो SI यूनिट यानी कि जूल में कितना कर रहा है 8400 जूल कर रहा है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ हीट में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है वर्क डन को। ठीक है, देन अब वैल्यूज पुट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब किया उसने जूल्स के अंदर 8400, माइनस वर्क डन कितना कर रहा है आपको गिवन है 500 जूल्स। भाई 8400 में से 500 निकालोगे तो आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा है 7900 जूल्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो 7900 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 333 कैलोरी, यानी कि 333 कैलोरी, and the change in internal energy is 167 calorie, then the amount of heat supplied is, आपको दोनों चीज़ें गिवन है, वर्क डन कितना हो रहा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है। आपने अमाउंट ऑफ हीट यानी कि डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है। तो जनाब डेल्टा क्यू का आसान सा फॉर्मूला, डेल्टा यू को प्लस कर दो डेल्टा डब्ल्यू के साथ, और ये दोनों आपको गिवन है। डेल्टा यू आपको गिवन है 167, जबकि डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन का अमाउंट कितना गिवन है 333। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 333 में 67 ऐड करोगे तो ये 400 हो जाएगा। 400 के बाद ये हो जाएगा 500 कैलोरीज, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो रहा है 500, सॉरी अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितना हो रहा है 500 कैलोरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट सिस्टम कैन डू वर्क, सिस्टम हैज़ टेम्परेचर, सिस्टम हैज़ प्रेशर, या फिर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें स्टेट करता है। हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट जो है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रैवल करती है, फ्लो करती है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये नहीं बताया कि सिस्टम जो है वो वर्क कर सकता है। सिस्टम वर्क करता है, हमें पहले से पता है। सिस्टम के पास टेम्परेचर है, सिस्टम के पास प्रेशर है, ये चीज़ें हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने स्टेट करके नहीं बताई।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें जो स्टेट करके बताता है, स्टेटमेंट जो इसकी है वो क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस dW इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा W इज इक्वल टू 0 है, वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन 0 है, एंड dQ इज लेस देन 0, यानी कि डेल्टा Q की वैल्यू 0 से लेस है, मतलब डेल्टा Q नेगेटिव है। और डेल्टा Q अगर नेगेटिव हो तो याद रखिएगा सिस्टम ने हीट रिलीज की है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, देन फॉर द गैस। अब आप बताएं इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि यहां पर W कांस्टेंट, सॉरी W 0 है, डेल्टा W 0 होने का मतलब ये है कि वर्क डन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने के दौरान अगर सिस्टम हीट रिलीज करे, क्योंकि इसमें गिवन है dQ लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब डेल्टा Q की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उस सिस्टम ने हीट रिलीज की है, हीट को रिलीज किया है। और अगर सिस्टम हीट को रिलीज कर दे तो याद रखिएगा उस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, टेम्परेचर विल डिक्रीज। डेल्टा Q लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा Q मतलब नेगेटिव है, मतलब सिस्टम ने हीट को रिलीज किया है। सिस्टम हीट रिलीज करेगी तो उस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और वर्क डन नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद 200 कैलोरीज ऑफ हीट एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज 40 जूल्स, देन इट्स इंटरनल एनर्जी विल के बाद जाहिर सी बात है आगे ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास। खैर, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन गिवन है 40 जूल्स और हीट कितनी गिवन है 200 कैलोरीज। भाई वही वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल्स के, तो अगर वो 200 कैलोरीज बोल रहा है तो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4.2 से। तो जब 200 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 840 जूल्स। ये आपको गिवन है क्या, डेल्टा Q, ये डेल्टा Q है। अब अगर आपने डेल्टा U फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी, तो अमाउंट ऑफ हीट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी गिवन है 840, माइनस कर दो वर्क डन कितना गया सराउंडिंग पर 40 जूल्स, तो 840 में से 40 गए, आंसर क्या आ जाएगा 800 जूल्स। करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सी में। देखो पॉजिटिव आया ना, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप जाएंगे किसकी तरफ, इंक्रीजेस बाय 800 जूल्स। डिक्रीजेस नहीं, डिक्रीज कब होता, जब यहाँ पर नेगेटिव साइन बचता। अगर नेगेटिव बचता तो उसका मतलब ये होता कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बचने का मतलब क्या है कि अभी उसके पास 800 जूल्स इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेस बाय 800 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas molecules gives out 20 joules of heat, gives out 20 joules of heat, मतलब आपको बताया गया कि उस गैस ने 20 joules of heat जो है वो निकाली, gives out, यानी कि डेल्टा Q की वैल्यू नेगेटिव हो गई, and 10 joules of work is done on the gas, यानी कि यहाँ पर वर्क डन जो हो रहा है वो गैस के ऊपर हो रहा है, यानी कि सिस्टम पर हो रहा है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 10 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। अभी कह रहा है कि इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी वाज 40 जूल्स देन द फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी। आपने फाइनल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यह हमारे पास आ गई फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। आपको डेल्टा Q भी गिवन है, आपको डेल्टा W भी गिवन है। अच्छा, डेल्टा Q क्या कह रहा है, वो 20 जूल्स ऑफ हीट जो है वो गिव्स आउट, यानी कि डेल्टा Q की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब मैं यहाँ पर पुट करूंगा -20 इज इक्वल टू गिव्स आउट। पता कैसे चल रहा है भाई, गिव्स आउट, देन डेल्टा U का मतलब क्या हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, U2 माइनस U1, ऐसा है, क्योंकि अब आपसे वो इनिशियल दे रहा है और आपसे फाइनल पूछ रहा है, तो U2 माइनस U1 मतलब चेंज, और प्लस के बाद डेल्टा W कितना गिवन था, 10 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी कि अगर वर्क गैस पर हो तो वर्क की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब आपने यहाँ पर नेगेटिव पुट करके कितना वर्क डन हो रहा है, 10 जूल्स। भाई ये यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 में से 10 निकाल देंगे। मैं लिख देता हूँ 20 + 10 इज इक्वल टू, आपसे फाइनल पूछ रहा है और जबकि आपको इनिशियल गिवन है, इनिशियल कितनी गिवन है 40 जूल्स लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर।
20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 जाएंगे, ये बच जाएगा माइनस का 10, माइनस के 10 के साथ साथ यहाँ पर माइनस 40 है, यहाँ पर आके प्लस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 40 और इज इक्वल टू U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी। भाई 40 में से 10 निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 30 जूल्स। 30 जूल्स, यह आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा होगा, इसको नोट कर लें। 30 जूल हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी 30 जूल्स। और बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था, इस बार इसने खाली इंटरनल एनर्जी का इनिशियल और फाइनल आपको दे दिया था, बाकी वर्ड्स पे गौर करिएगा। अगर आप ये पहचान नहीं सके कि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है या ऑन द गैस हो रहा है, या हीट गिव्स आउट या गिव्स इन, तो इन चीजों से फर्क पड़ता है प्लस माइनस के ऊपर, इससे वैल्यूज गलत या सही हो सकती हैं, तो आपने इन चीजों पर गौर करना होता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हीट इज नॉट बीइंग एक्सचेंज्ड इन अ बॉडी इफ इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड। भाई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, हीट एक्सचेंज नहीं होती, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होती है ना, इसका मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा था। फिलहाल आगे जो काम की बात है वो क्या लिखी हुई है, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। क्योंकि मैं आपको ये तीसरी दफा आज की वीडियो के अंदर बता रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एक साथ बढ़ते हैं। मतलब अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैन टू आइसोथर्मल कर्व्स कट ईच अदर। क्या हमारे पास जो आइसोथर्मल कर्व्स होते हैं क्या वो एक दूसरे को कभी भी कट कर सकते हैं? कर्व्स का मतलब जाहिर सी बात है ग्राफ्स की बात कर रहा है ना। याद रखिएगा, आइसोथर्मल ग्राफ्स या आइसोथर्मल कर्व्स कोई भी दो आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, नेवर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नेवर, आपने याद रखना है। जबकि थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर अनचेंज रहता है। तो इसी वजह से जो इसके जो ऑप्शंस हैं, इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, और सी में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। तो भाई जब तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, भले वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, भले वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कभी भी इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता, ना इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ना कम होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन आइसोथर्मल चेंज आइडियल गैस ओबेज, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कौन सा लॉ इन चार में से ओबे होता है? तो भाई बॉयज लॉ ओबे होता है। हमें एक बात पता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर यही चीज़ हम जो है वो फॉलो करते हैं, या यही चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जबकि प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। यानी कि आइसोथर्मल चेंज में आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कौन सा लॉ ओबे होता है, बॉयल्स लॉ ओबे होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन आइसोथर्मिक प्रोसेस विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपने इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, चार में से डी को तो छोड़ दो, इन तीन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है वो सिलेक्ट करनी है। भाई फर्स्ट में लिखा हुआ है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये तो सही है, आइसोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। बी में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये भी सही है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती। सी में लिखा हुआ है हीट इज नॉट एक्सचेंज्ड, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होती, ऐसा नहीं होता। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज होती है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब भी करता है और सिस्टम हीट को एक्सपेल भी करता है। इसका मतलब इन तीन में से जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, सी, हीट इज नॉट एक्सचेंज। हीट इज नॉट एक्सचेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सही किस में होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। इसकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ कंटेनर दैट सूट्स द अकरेंस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस शुड बी मेड ऑफ। चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कॉपर, ग्लास, क्लोथ वगैरह जो भी लिखा हुआ है।
इसमें साहब ये पूछ रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वो जो कंटेनर होता है वो किसका बना होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट का एक्सचेंज बड़ा लाजमी होता है। अगर हम चाहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे सिस्टम का, तो इसके लिए जो हीट है ना वो एक्सचेंज होती रहनी चाहिए। अगर हीट एक्सचेंज होगी विद द सराउंडिंग तो ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और हीट एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास उस कंटेनर को हम बनाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट से, जो कि हीट कंडक्टिंग हो, गुड कंडक्टर हो हीट का। तो भाई हमारे पास इन चार के अंदर जो सबसे अच्छा कंडक्टर है ना, जो कि हीट के लिए होता है, वो होता है कॉपर। मेटल्स हमेशा जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर कंडक्टर या इंसुलेटर इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन अ सेंस ऑफ हीट। तो इन चार में से जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो हमारे पास कॉपर होता है। तो इसी वजह से इन चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है कि भाई वो जो वॉल है, वो जो कंटेनर है, वो किसका बना होना चाहिए, कॉपर का बना होना चाहिए, ताकि जो हीट है वो सराउंडिंग के साथ क्या हो सके, एक्सचेंज इजीली हो सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज हाफ्ड, वॉल्यूम था उसको हाफ कर दिया गया, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वन कैन से दैट। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। तो भाई इस क्वेश्चन के हम ए और डी ऑप्शन को तो हटा देते हैं, क्योंकि ए और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज और डी में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। तो भाई इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। बच गए दो ऑप्शंस, बी और सी, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव या वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। अब सुने, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब यानी कि हाफ हो गया ना, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब गैस पर वर्क हुआ है। और याद रखिएगा, वर्क डन ऑन द गैस जब भी होता है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, तो वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट दो अदर वेरिएबल प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज इज कॉल्ड। भाई ये सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता हो, बाकी प्रेशर भी चेंज हो जाए, वॉल्यूम भी चेंज हो जाए, सब चीजें चेंज हो जाए, हीट एक्सचेंज हो जाए, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली देन, मतलब अगर आप किसी भी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करें, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन पढ़ लो पहले, इसमें लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, ये गलत हो गया, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ए में लिखा हुआ है कि नो वर्क इज डन अगेंस्ट द गैस, और भाई जब आप जाहिर सी बात है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप गैस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वो कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। बी में लिखा हुआ है कि हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब आप आइसोथर्मली किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं ना, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हीट है वो रिलीज करती है। तो आइसोथर्मली कंप्रेशन के दौरान हीट रिलीज की जाती है बाय द गैस, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रेशर डज नॉट चेंज, नहीं ये भी गलत है। जब जाहिर सी बात है जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कंप्रेस हो रहा है। तो इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बी, हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर वाज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली बाय अ पिस्टन, the work done on the gas was found to be 1.5 into 10 to power 4 joules during this process about, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। पहली बात, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ये कह रहा है कि गैस को कंप्रेस किया गया। जब भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो पहली बात, चार ऑप्शंस में देख लो, इन चारों ऑप्शंस में आपसे दो बातें पूछ रहा है वो, या तो लिखा हुआ है हीट फ्लोड आउट या लिखा हुआ है हीट फ्लोड इनटू, यानी कि दो किस्म के ऑप्शंस हैं, हीट फ्लोड आउट या हीट फ्लोड इनटू वाले सारे ऑप्शंस गलत हो गए। पता है क्यों? जब भी आप गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं ना, हमेशा हीट फ्लोड आउट फ्रॉम द गैस होती है, हमेशा हीट निकलती है, फ्लो आउट करती है, इनटू वाले ऑप्शन गलत हो गए। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सारे ऑप्शंस के अंदर वो हीट की बात कर रहा है और सारे ऑप्शंस में यूनिट जो लिखा हुआ है वो कैलोरी लिखा हुआ है, CAL कैलोरी लिखा हुआ है, जबकि आपको गिवन जो हीट है, गिवन जो यूनिट है वो जूल में गिवन है। तो आपने पता है क्या करना है, इस जूल को कन्वर्ट करना है। आपको जूल की वैल्यू कितने गिवन है,
1.5 इंटू 10⁴ जूल। जब भी जूल से कैलोरी में जाते हैं, जो भी आंसर गिवन हो, जो भी वैल्यू गिवन हो, उसको आप डिवाइड कर दें 4.2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैलोरी में। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो क्या हो गया, इतना अमाउंट हीट का, यानी कि 3.63 कैलोरी हीट फ्लोड आउट फ्रॉम द गैस। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, हीट फ्लोड आउट फ्रॉम द गैस, क्योंकि कंप्रेस करते हैं तो हीट निकलती है। और कितनी निकलेगी, वो जो जूल वाली वैल्यू है उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दो तो पता चला इतनी हीट फ्लो आउट करेगी फ्रॉम द गैस। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ अ सिलेंडर कंटेनिंग अ गैस एट हाई प्रेशर एक्सप्लोड्स द गैस अंडरगोज, मतलब आपके पास एक कंटेनर था, उसमें हाई प्रेशर था गैस का और वो अचानक से फट जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोजन कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता, इसका मतलब इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हो गए वो वैसे ही गलत हो गया, रिवर्सिबल नहीं होगा, मतलब रिवर्स फट गया अब दोबारा बना दो सिलेंडर को, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब ये रिवर्सिबल तो है ही नहीं, शुरू के 2 ऑप्शंस गलत हो गए। दूसरी बात, एक्सप्लोजन किसी भी सिलेंडर की या किसी भी टायर की, ये एक्चुअली एग्जाम्पल होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की, है ना, एडियाबेटिक चेंज की या एडियाबेटिक प्रोसेस की। लेकिन जब एक्सप्लोड होता है ना, एक्सप्लोड का मतलब ये हो गया कि एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन की वजह से हमेशा टेम्परेचर फॉल करता है, गिरता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इररिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं होगा, इररिवर्सिबल है कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक चेंज है, और क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, तो भाई टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक और एक्सपेंशन है। याद रखिएगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर हीट फ्लो नहीं करती सिस्टम के अंदर, तो जो वो एक्सपेंड होता है ना, एक्सपेंड होने की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर फॉल करता है, तो सिस्टम के टेम्परेचर के कम होने की वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमेशा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से डेल्टा यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या नजर आ रहा है आपको, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ गिवन सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, द सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोन एन। गिवन कंडीशन ये बता रहा है कि गिवन कंडीशन क्या है कि सिस्टम का जो वर्क डन है बाय द गैस वो बराबर हो गया डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। मैं इसको लिख कर बताता हूँ, सिस्टम ने जो वर्क डन किया वो उतना ही हुआ जितना इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया। इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। और इसमें पता है मिसिंग क्या है, इसमें एक चीज मिसिंग है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या, हीट, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हुई। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना होती हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, एडियाबेटिक चेंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडियाबेटिक चेंज। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अ गैस द इंटरनल एनर्जी was found to have decreased by 100 joules. Work done by the gas is, आपसे ये पूछना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन के दौरान, अच्छा 2 मोल्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए इसने, इसका कोई काम है नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस एक्सपेंशन के दौरान उस गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई 100 जूल्स। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई इसका मतलब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि -100 जूल्स है। लेकिन अगर वर्क डन पूछा जा रहा है तो वर्क डन बाय द गैस हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो भाई वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर आपको इंटरनल एनर्जी जितनी भी गिवन हो ना, वर्क डन भी उतना ही होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो वाहिद प्रोसेस है जिसमें जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है उतना ही वर्क डन होता है, बस, मतलब ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो भाई अगर आपको कहा जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है 100 जूल्स, तो वर्क भी 100 जूल्स होगा। लेकिन 2 वर्क आपको नजर आ रहे हैं, एक बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। हमारा यहां पर जो आंसर है ना वो है पॉजिटिव 100 जूल्स, यानी कि नेगेटिव वाला वर्क नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी खुद नेगेटिव है यहां पर, डिक्रीज्ड बाय, यानी कि नेगेटिव 100 जूल्स इंटरनल एनर्जी है। तो वर्क डन बाय द गैस हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो भाई वर्क डन होगा पॉजिटिव 100 जूल्स। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पॉजिटिव 100 जूल्स।
ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, अ गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, मतलब एक गैस को कंप्रेस किया जा रहा है और कौन से प्रोसेस के जरिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के जरिए उसको कंप्रेस किया जा रहा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन इज, आप ही बताएं स्पेसिफिक हीट क्या होगी। भाई स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है ना, C फॉर स्पेसिफिक हीट। हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमेशा डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, पता है ना, नहीं पता तो सुन लो, याद कर लो इस बात को। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डेल्टा क्यू हमेशा 0 होता है, हमेशा, ये इसकी डेफिनेशन है। अ प्रोसेस, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज टर्म्ड एज एडियाबेटिक। यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। तो मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमेशा डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। अब आप भाई यहां पर 0 पुट करें, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट विल बी 0। और सेकंड वाले का ऑप्शन क्या आ रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ना तो एंटर हो ना लीव करे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ गैस एक्सपेंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर P फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। पहली बात, गैस का एक्सपेंड होना लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के तहत, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। इसका मतलब ये आइसोबेरिक प्रोसेस की बात कर रहा है। वॉल्यूम चेंज हुआ, V1 से V2 हो गया, बढ़ गया वॉल्यूम। आपसे पूछना क्या जा रहा है, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, वर्क डन बताओ किसके बराबर होगा। याद रखिएगा आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है P डेल्टा V के। दिस इज द वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का वर्क डन ये होता है। और अगर मैं डेल्टा V को ओपन करना चाहूं तो डेल्टा V का मतलब क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो भाई आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन हमेशा इतना होता है, इसको नोट कर लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस देन, मतलब अगर हम आइसोबेरिक प्रोसेस में सिस्टम को हीट दें, गैस को हीट दें, तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है द वर्क इज डन बाय द गैस, सही है बिल्कुल। मतलब जब आप आइसोबेरिक प्रोसेस में हीट देते हैं तो सिस्टम जो है वो वर्क करता है, यानी कि वर्क डन बाय द गैस होता है। दूसरी बात, जब आप हीट देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। और अगर फर्स्ट यानी कि ए और बी अगर दोनों करेक्ट हैं तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, बोथ ए एंड बी। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। अब इस वाले क्वेश्चन को, मतलब इसमें क्योंकि ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग का बताना आपने कि कौन सबसे कम होता है वर्क डन, कौन से वाले प्रोसेस में सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब आपने एक ऑर्डर बताना है, वर्क डन के इंक्रीजिंग का ऑर्डर बताना है क्या होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी समझाऊँ, मतलब एक बात समझाऊँ, इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। इसको हम ग्राफ के जरिए सॉल्व करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम 3 अलग अलग ग्राफ्स बनाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, अगेन प्रेशर वॉल्यूम, और अगेन एक और ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा लेट सपोज ये वाला ग्राफ मैं बना रहा हूं आइसोबेरिक के लिए, ये वाला ग्राफ मैं बनाऊंगा आइसोथर्मल के लिए, और यहां पर मैं ग्राफ बनाऊंगा एडियाबेटिक के लिए। ठीक है, ये 3 ग्राफ्स आपके पास आ गए। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ये तीनों प्रोसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं। जैसे अगर आइसोबेरिक की बात करें, अच्छा देखो तीनों की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हम सेम रखेंगे, तीनों की ये सेम होनी चाहिए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तीनों की सेम हो, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तीनों की क्या हो, सेम होनी चाहिए। आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है ऐसे, ये तो बन गया ग्राफ आइसोबेरिक प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर यहां से स्टार्ट हो तो आपको एक कर्व लाइन मिलती है लाइक दिस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर भी अगर यहां से स्टार्ट करें तो आपको एक कर्व मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टीपर होता है लाइक दिस, ये स्टीपर होता है। मतलब ये दोनों के दोनों कर्व्स होते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के, लेकिन जो एडियाबेटिक वाला होता है वो थोड़ा सा खड़ा टाइप होता है, इसको हम कहते हैं स्टीपर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अच्छा, अब वर्क डन की बात करें, वर्क डन किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर बराबर होता है एरिया कवर्ड बाय पीवी ग्राफ। मतलब आप ये नोट कर लो कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया और इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया। अगर आप ये एरिया देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा किसका वर्क डन ज्यादा है। चलो मैं हाईलाइट करता हूं, ये देखो आइसोबेरिक प्रोसेस में
ये ग्राफ ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको नोट करिएगा। ये पूरा इसने एरिया कवर किया आइसोबैरिक प्रोसेस के ग्राफ ने। इसके ग्राफ ने, आइसोथर्मल वाले प्रोसेस ने इतना एरिया कवर किया हुआ है, ये एरिया कवर किया हुआ है, और एडियाबेटिक की प्रोसेस ने सिर्फ ये वाला एरिया कवर किया हुआ है। अब आप थोड़ा सा देखें, गौर करें और मुझे बताएं देखकर कि इन तीनों ग्राफ्स में से वो कौन सा ग्राफ है जिसने सबसे ज्यादा पीवी कर्व के अंदर एरिया कवर किया हुआ है। सबसे ज्यादा एरिया ये वाला कवर हुआ हुआ है, उससे कम एरिया इसका है आइसोथर्मल का, और सबसे कम एरिया किसका है, एडियाबेटिक प्रोसेस का, है ना। याद रखिएगा, जिसका एरिया कर्व ज्यादा कवर कर रहा होगा उसी का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है। यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम आइसोथर्मल का, और फिर उससे कम एडियाबेटिक का। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था इंक्रीजिंग की तरफ जाएं, तो पता है वैसे लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा एडियाबेटिक, ऑर्डर ये रहेगा एडियाबेटिक, फिर उससे ज्यादा आइसोथर्मल, और इन तीनों में सबसे ज्यादा आइसोबैरिक। हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा। इंक्रीजिंग वर्क डन, सबसे कम होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन, उससे ज्यादा होता है आइसोथर्मल का वर्क डन, और सबसे ज्यादा इन तीनों के अंदर होता है किसका, आइसोबैरिक का वर्क डन। तो पता कैसे चला, बाय द ग्राफ्स। जिस ग्राफ का एरिया पीवी कर्व सबसे ज्यादा कवर करेगा उसी का वर्क डन उस प्रोसेस का सबसे ज्यादा होगा। इसको नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बात कर रहा है, वो आपसे यही पूछ रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कि बताओ वर्क डन सबसे ज्यादा इन 4 प्रोसेस में से 3 प्रोसेस में से किसका होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस का। मतलब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ सैंपल ऑफ अ गैस expands from volume V1 to V2, the amount of work done by the gas is greatest when the expansion is। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 3 प्रोसेस में से सबसे ज्यादा किसका होगा। अभी मैंने बताया आपको आइसोबैरिक का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है। जबकि लास्ट क्वेश्चन में आपसे ही पूछ रहा है कि बताओ इन 3 में से कौन सा प्रोसेस स्लो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो प्रोसेस। याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस इन तीनों में सबसे स्लो प्रोसेस होता है। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट जब ही रख पाते हैं जब आप गैस को कंप्रेस करें। आप कंप्रेस करते हुए आप ये चाहते हैं कि भाई गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो अगर आपने गैस को सडन कंप्रेस किया ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्लो 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 कंप्रेस करते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है ना, फिर वो अपने वॉल्स के जरिए, बेस के जरिए हीट को रिलीज कर रहा होता है ताकि उसका दोबारा टेम्परेचर वही हो जाए, टेम्परेचर में चेंज ना आए। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर, इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रोसेस मस्ट बी स्लो। तो हमें टेम्परेचर को मेंटेन इन 3 में से किसमें करना होता है, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। अब ये जो 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में एक्चुअली वो एक ही प्रोसेस की बात कर रहा है, लेकिन 2 अलग अलग नजरियों से कर रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आपसे कि बताओ कौन से प्रोसेस के अंदर वर्क डन 0 होता है, और सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ कौन से प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम जो है वो रिमेन सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ही वर्क डन 0 होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है और वर्क डन 0 भी आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। इसका मतलब इन दोनों एमसीक्यू के जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन 0 भी आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है और वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वो भी आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। तो ये हम लोगों ने आज कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा नहीं थे खैर, हमेशा की तरह जैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहा होता हूँ, क्योंकि टॉपिक था खाली, एक पूरा चैप्टर नहीं था। सिर्फ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अगर ये प्रॉब्लम्स रही होंगी, आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी, यूज़फुल रही होगी, आपको समझ आएंगे कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स में कभी मुश्किल रही हो तो अब आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें भाई, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक कर दिया करो वीडियो पर, कमेंट भी कर दिया करो, उसको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। बाकी ये है कि फिर वही कहूँगा लास्ट में कि ये आज हमारा 5th लेक्चर था एमसीक्यू सीरीज़ का। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और वो हमारा 6th लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।